नमस्कार, मैं हरिशंकर व्यास। सप्ताह की गपशप का दूसरा पार्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जुमले एक्ट ऑफ गॉड और एक्ट ऑफ फ्रॉड का और ज़्यादा खुलासा है। सवाल है, यह जुमला राजनीति की मौजूदा स्थिति का क्या खुलासा करता है? यह सचमुच जानना चाहिए कि सन 2022 में हम एक्ट ऑफ फ्रॉड में क्या क्या अनुभव करते हुए हैं। इसलिए पहली गपशप का शीर्षक है, हर घोषणा एक फ्रॉड, एक धोखा। इस शीर्षक पर सोचते हुए अब यह खुलासा सुने। लोगों को याद भी नहीं होगा और आप भी याद करें और सोचें कि पिछले 8 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने कितनी घोषणाएं की है और आपने कितनी घोषणाएं सुनी हैं और कितने जुमले सुने। हिसाब से हर एक जुमला भारतीयों के जीवन में गुणात्मक बदलाव लाने वाला था, लेकिन एक एक करके सारी घोषणाएं फ्रॉड, धोखा साबित हुई। हैरानी की बात है कि लोगों को या तो पता नहीं है कि उनके साथ फ्रॉड हो गया या उनकी आंखों पर झूठ का पर्दा पड़ा है, जिसके आर पार वे नहीं देख पा रहे। सरकार ने सिद्धांत बना लिया है कि बुरा करेंगे और अच्छा कहेंगे। सरकार के लिए प्रतिबद्ध मीडिया का भी मानो संकल्प है कि जो बुरा होगा वह नहीं दिखाएंगे और जो अच्छा कहा जाएगा उसका प्रचार करेंगे। इन्हीं दोनों सिद्धांत पर देश पिछले 8 साल से चल रहा है। सरकार जो कह रही है वह कतई नहीं कर रही है और जो हो रहा है उसे मीडिया दिखा नहीं रहा। इसे समझने के लिए भारी भरकम और बोझिल आंकड़ों के जाल में उलझने के बजाय 2-4 बड़ी घोषणाओं की हकीकत यदि लोग आंख खोलकर देख लें तो एक्ट ऑफ फ्रॉड अपने आप खुलेगा। जरा याद करें, अच्छे दिन का जुमला याद करें, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे हिट जुमलों को। इन सब की क्या हकीकत है? प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत करने हरियाणा गए थे। वही हरियाणा जिसकी सुनरिया जेल में राम रहीम कैद है, जिनके ऊपर आश्रम में आने वाली महिलाओं और छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार का मामला प्रमाणित है। उसे उम्र कैद की सजा हुई है, लेकिन हरियाणा की भाजपा सरकार हर छोटे बड़े चुनाव के समय राम रहीम को पेरोल पर रिहा करती है। वह आश्रम में जाकर प्रवचन करता है, म्यूजिक एल्बम बनाता है। भाजपा के पार्षद, विधायक और चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी आश्रम में जाकर उसके पैर छूते हैं। सो बुरा करेंगे, अच्छा कहेंगे। गुजरात में बिल्किस बानो के बलात्कारियों की समय से पहले रिहाई, फूल माला पहनाकर उनका स्वागत और मिठाई बांटना इसी बुरा करेंगे, अच्छा कहेंगे के सिद्धांत की एक और मिसाल है। ऐसे ही भारत को आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा थी। हर कार्यक्रम में यह जुमला दोहराया जाता है कि भारत आत्मनिर्भर हो रहा है, लेकिन असल में भारत आर्थिक रूप से चीन का गुलाम बन रहा है। हमारी समूची आत्मनिर्भरता हकीकत में चीन और दूसरे देशों से होने वाले आयात पर निर्भर है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की हकीकत सिर्फ इस एक आंकड़े से समझी जा सकती है कि इतिहास में, पूरे इतिहास में पहली बार चीन के साथ भारत का कारोबार 100 अरब डॉलर से ऊपर पहुंचा है। पहले 9 महीनों में ही भारत के साथ चीन का कारोबार 103 अरब डॉलर का हुआ, जिसमें भारत का कारोबार घाटा बढ़कर 76 अरब डॉलर के करीब पहुंचा है। कारोबारी घाटे का मतलब है कि भारत ने चीन को जितना सामान बेचा उससे 76 अरब डॉलर ज़्यादा का सामान चीन ने भारत को बेचा है। सोचिए, यह हमारी आत्मनिर्भरता और मेक इन इंडिया क्या है? साल खत्म होते होते चीन के साथ कारोबार 125 अरब डॉलर से ज़्यादा हुआ। व्यापार घाटा भी 100 अरब डॉलर के करीब पहुंच जाएगा। ये आर्थिक रूप से चीन का गुलाम होते जाना क्या नहीं है? भारत सरकार का एक दावा है कि देश खुले में शौच से मुक्त हो गया है। राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन को सफल बताने के लिए एक दिन अचानक पूरे देश को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया गया। देश के लोगों ने इस बात को अखबारों में पढ़ भी लिया, मगर लोग अपनी आंखों के सामने लोगों को खुले में शौच के लिए जाते हुए देखते हैं, लेकिन मानते हैं कि देश इससे मुक्त है। एक जुमला है, सबका साथ सबका विकास।
इसमें आधा सही है क्योंकि साथ सबका है, लेकिन विकास सिर्फ चुनिंदा लोगों का है। यदि सबके साथ से सबका विकास हो रहा है तो फिर एक व्यक्ति भला कैसे हर दिन 1600 करोड़ रुपए कमा रहा है और 80 करोड़ लोग केवल 5 किलो अनाज पर पल रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है कि देश के 1% अमीरों की संपत्ति में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है और बाकी आबादी महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी की मार झेल रही है? जब सबके साथ से सबका विकास है तो क्यों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नंबर 2 पदाधिकारी को कहना पड़ा कि देश में आर्थिक असमानता बढ़ रही है और देश की 1% आबादी के पास 20% राष्ट्रीय संसाधन है, जबकि 50% आबादी के पास सिर्फ 13% संसाधन है। देश में 20 करोड़ लोग गरीब हैं और 23 करोड़ लोग हर दिन सिर्फ 375 रुपए कमा रहे हैं। ऐसे ही सबके विकास का मॉडल है। नोटबंदी से काला धन खत्म होना था, जाली नोट खत्म होने थे, आतंकवाद और नक्सलवाद की कमर टूटनी थी, डिजिटल अर्थव्यवस्था बननी थी। लेकिन क्या ये सब हासिल है? देश में अब पहले से भी ज़्यादा नकदी है और पिछले दिनों अकेले गुजरात से शुरू हुई एक कार्रवाई में 300 करोड़ रुपए से ज़्यादा के जाली नोट पकड़े गए। काला धन विदेशों से आना था और इतना आना था कि सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आने का वादा था, लेकिन एक धेला नहीं आया। अब अगली गपशप है। सबकी आंखों पर पड़ा है पर्दा। हाँ, गुजरात के मोरबी में पुल टूटकर गिरा तो एक्ट ऑफ गॉड और एक्ट ऑफ फ्रॉड का जुमला खूब हिट हुआ, लेकिन यह सिर्फ एक पुल का टूटना भर नहीं है। देश में पिछले 7-8 साल से एक एक करके हर पुल टूट रहा है। लोगों को आपस में जोड़ने वाला प्रेम, सम्मान और भाईचारे का पुल तो खैर टूटा ही है, लेकिन साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर रोजगार, काम धंधे, आर्थिक सुरक्षा और देश की सुरक्षा के जितने पुल बने थे वे सब घोषित अघोषित तौर पर धीरे धीरे टूट रहे हैं। लोगों ने मोरबी में पुल टूटते हुए देखा और उससे लोगों को मरते भी देखा, लेकिन उसे लेकर यह स्थापित किया गया कि पुल पर गए लोगों की ही गलती थी जो वे मर गए। सोचे, इससे पहले कोरोना में कैसे गंगा में बहती लावारिस लाशों से पल्ला झाड़ लिया गया था, या गंगा किनारे दफनाए गए शवों और अस्पताल के बाहर ऑक्सीजन की कमी से मरते लोगों की जिम्मेवारी से कैसे किनारा कर लिया गया था। भारत के वैज्ञानिकों ने अपनी वैक्सीन बनाई या दुनिया का फार्मूला लेकर दशकों पुरानी लैब में वैक्सीन तैयार हुई तो उसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया और लोगों ने उन्हें दिया। भारत के खिलाड़ी अपने निजी उद्यम से पदक जीत कर लाते हैं तो उसका श्रेय प्रधानमंत्री को जाता है, लेकिन इलाज के अभाव में लाखों लोग मर जाते हैं तो उसकी जिम्मेवारी प्रधानमंत्री की नहीं बनती है। ये नया भारत है। पुलवामा में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए या गलवान घाटी में चीन के साथ झड़प में 20 जवान शहीद हो गए तो इसकी जिम्मेवारी किसी की नहीं है, लेकिन वे जवान जब आतंकवादियों को मारते हैं तो कहा जाता है कि प्रधानमंत्री ने जवानों को गोली चलाने की खुली छूट दी है, इसलिए आतंकवादी मारे जा रहे हैं। इसलिए और उस नाते लगता है कि देश के लोग परमहंस हो गए हैं। उनको किसी बात से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने एक नेता चुन लिया है और मान लिया है कि जो करना है उसे करना है और जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है। देश में इससे पहले अपने जीवन से जुड़ी मुश्किलों से भी ऐसी निर्लिप्तता पहले कभी लोगों में देखने को नहीं मिली। महंगाई बढ़ रही है तो ये जुमला सुनने को मिल रहा है कि रसोई गैस का सिलेंडर 1200 की बजाय 12,000 में खरीदना पड़े तब भी मोदी को वोट देंगे। सोचें, जब सिलेंडर 400 रुपये का था तब देश में इसे लेकर आंदोलन था और सरकार पलट गई थी। जिस नेता ने सिलेंडर की कीमत 400 रुपये से कम करने का वादा किया था उसने इसकी कीमत 1200 रुपये कर दी, फिर भी लोग आंखों पर पर्दे और पट्टी बांधकर आर पार नहीं देख रहे।
पेट्रोल की कीमत 70 रुपये लीटर से कम करनी थी, लेकिन वह 100 रुपये लीटर से ऊपर चली गई। डॉलर की कीमत 40 रुपये से नीचे लानी थी, लेकिन वह 83 रुपये पहुँच गई। फिर भी लोगों की आंखों पर पट्टी बंधी है। धर्म को अफीम कहा जाता है, लेकिन इससे पहले इतिहास में शायद ही कभी किसी जगह लोकतांत्रिक और संसदीय प्रणाली वाले देश में धर्म का इस तरह से अफीम या पर्दे की तरह इस्तेमाल किया गया हो, जैसा हाल के सालों में भारत में हो रहा है। धर्म की आड़ में सारी नाकामियां छिपा दी जा रही है। जब भी महंगाई का मुद्दा उठता है तो मंदिर ला दिया जाता है। जब भी बेरोजगारी का मसला उठता है तो काशी या महाकाल का कॉरिडोर आ जाता है। गरीबी की बात होती है तो केदारनाथ या अयोध्या में पूजा शुरू होती है, और कुछ नहीं होता है तो आबादी बढ़ने के बहाने उसकी बात करके मुसलमान का खतरा दिखा दिया जाता है। लोग कंगाली की बात करते हैं तो कहा जाता है कि शुक्र मनाओ कि आरएसएस है, नहीं तो आज मंदिर जाने की जगह नमाज पढ़ रहे होते। अब आखिरी गपशप है, दुनिया हमसे कर रही है फ्रॉड या हम? भारत में सब कुछ एक्ट ऑफ फ्रॉड कैसे है, इसे समझना हो तो अलग अलग क्षेत्र में भारत की वैश्विक रेटिंग देखें। एक दो क्षेत्रों को छोड़ दें तो हर जगह भारत की रेटिंग, भारत के का पैमानों, वैश्विक पैमानों में भारत लगातार नीचे जा रहा है। लेकिन हर बार भारत उस अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग को खारिज कर देता है। हर बार भारत की ओर से कहा जाता है कि रेटिंग तैयार करने का तरीका ही गलत है, या भारत को इसके जरिए बदनाम किए जाने की यह एक साजिश है। एक तरफ मोदी जी के नाम पर दुनिया में भारत का डंका बजने का दावा है, तो दूसरी ओर यह रोना धोना है कि दुनिया हमको बदनाम कर रही है। सोचे, सारी दुनिया के नेता मोदी जी के प्रिय दोस्त हैं, फिर भी पता नहीं कौन भारत को बदनाम करवा रहा है। पिछले दिनों दुनिया की 2 प्रतिष्ठित संस्थाओं ने कुपोषण और भूख का सूचकांक तैयार किया, जिसमें भारत की रैंकिंग 107वें स्थान पर पहुंच गई। पिछले साल ये रैंकिंग 101 नंबर पर थी। सोचे, 120 देशों की सूची में भारत 107वें नंबर पर है। दक्षिण एशिया में एक अफगानिस्तान को यदि छोड़ दें तो भारत सभी देशों नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि से भी पीछे है। इसी तरह यूनेस्को ने एक सर्वेक्षण के बाद बताया है कि भारत में 73% माता पिता अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी शिक्षा का स्तर बहुत खराब होता है। सोचें, शिक्षा के क्षेत्र में भारत ने पिछले 75 साल में क्या हासिल किया है? जो सक्षम है वे अपने बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाते हैं, और बहुसंख्यक लोग सरकारी स्कूलों में बहुत खराब शिक्षा हासिल करते हैं। इस पैमाने पर भी भारत दक्षिण एशिया में अफगानिस्तान के करीब है। बाकी देश भारत से काफ़ी आगे निकल गए। संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से दुनिया भर के देशों का मानव विकास सूचकांक तैयार होता है। पिछले दिनों 191 देशों की एक सूची जारी हुई, जिसमें 2021-22 में भारत 132वें स्थान पर था। चीन 79वें स्थान पर था। मार्च में लोकतंत्र की स्थिति को लेकर भी एक रिपोर्ट जारी हुई थी, और दुनिया के देशों की सूची जो बनी है उसमें भारत 93वें नंबर पर था। लोकतंत्र की स्थिति में दक्षिण एशिया में भारत का स्थान पाकिस्तान से ज़रूर ऊपर रहा, लेकिन नेपाल, श्रीलंका और भूटान से नीचे रहा। ऐसे ही प्रेस की आज़ादी की रैंकिंग में इस साल भारत 150वें स्थान पर पहुंच गया है। पिछले साल भारत की रैंकिंग 142वें नंबर पर थी, लेकिन 2022 में 8 स्थान और गिरकर वह 150वें स्थान पर पहुंच गई है। अब मानवाधिकारों की स्थिति पर आया जाए। 162 देशों की सूची में भारत 111वें स्थान पर है। दुनिया भर के देशों में धार्मिक आज़ादी की स्थिति का आंकलन करने वाली अमेरिकी संस्था यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने भारत को चिंता वाले देशों में रख दिया है। भारत अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, उत्तरी कोरिया और सऊदी अरब की श्रेणी में रखा गया है। पर्यावरण के क्षेत्र में
काम करने यानी उसमें प्रदर्शन के लिहाज से भारत दुनिया के 180 देशों की सूची में सबसे नीचे है। इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने तैयार किया है। हेनली पासपोर्ट रैंकिंग में भी भारत 83वें स्थान पर बैठा हुआ है। मज़ेदार बात है कि भारत की ओर से इस तरह के हर सर्वेक्षण को, हर रैंकिंग को खारिज कर दिया जाता है। लेकिन अमेरिका की एक संस्थान मॉर्निंग कंसल्ट सिर्फ 2000 लोगों से बातचीत करके एक सूचकांक जारी करती है, एक रिपोर्ट बताती है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल सबसे लोकप्रिय नेता दुनिया के चुने जाते हैं। उसे भारत बहुत उछलते हुए मान लेता है। सोचें, संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसियों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, अमेरिकी सरकार आदि की रिपोर्ट को तो फ्रॉड बताकर उसे हम खारिज करते हैं, लेकिन एक मॉर्निंग कंसल्ट नाम की एक निजी कंपनी के सर्वे का भारत में ये प्रचार होता है कि मोदी जी सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री और नेता। तभी सवाल है कि दुनिया जिस रैंकिंग पर यकीन करती है उसे हम खारिज करते हैं, तो क्या पूरी दुनिया हमसे फ्रॉड कर रही है और हम सच्चे हैं, या दुनिया सच्ची है और हम फ्रॉड कर रहे हैं? बस अब इतना ही। गपशप को मैं यहीं समाप्त करता हूं, लेकिन हाँ, इस अनुरोध के साथ कि एक्ट ऑफ गॉड और एक्ट ऑफ फ्रॉड के जुमले पर, मेरे खुलासे पर जरूर सोचें। बहुत बहुत धन्यवाद। Do not forget to subscribe to our channel for all the latest gossip on politics and my take on world affairs.